हेलो दोस्तों। आ चुके हैं फिर से एक न्यू वीडियो के साथ। तो दोस्तों आज हम शुरू करने वाले चैप्टर नंबर 2 बायोलॉजी का क्लास 12 यूपी बोर्ड के लिए शुरू करने वाले हैं। तो आज का जो चैप्टर होने वाला है वो होने वाला है मानव जन्म। हम चैप्टर को स्टेप बाय स्टेप कर रहे होते हैं। आप सभी जानते हैं, अगर आपने हमारी पहली वीडियो देखी है तो आपको पता होगा कि हम कोशिश करते हैं कि आपको ऑन द स्पॉट क्लास में ही याद हो। ठीक है, यदि आप हमारे चैनल पर नए आए तो आप इसको सब्सक्राइब कर सकते हैं, थोड़ा देख करके देख सकते हैं कि आपको समझ में आ रहा है या नहीं। ठीक है, तो चलिए फटाफट से कंटिन्यू करते हैं। चैप्टर का नाम है मानव जनन। वन बाय वन करके स्टेप बाय स्टेप पढ़ेंगे और मेरे को बताना कि आपको समझ में आया या नहीं आया। देखो, सबसे पहली स्टार्टिंग चैप्टर की होती है, सबसे पहले आप जानते हो कि मानव जो है एक एकलिंगी प्राणी है। एकलिंगी का मतलब क्या होता है, या तो नर होगा या मादा होगा, नॉर्मली आप जानते हो। ठीक है, अच्छा, मनुष्य में यौवनारंभ की प्रारंभ कब होता है, मतलब यौवन जो होता है बॉडी का, मनुष्य का, वो कब से कौन सी ईयर से कौन सी ईयर से वो स्टार्ट हो जाता है। मादा के अंदर अलग होता है और नर के अंदर थोड़ा अलग होता है, थोड़ा डिफरेंस होता है। यहाँ से आप देख सकते हो कि जो नर का होता है वो 13 से लेकर के 16 वर्ष के बीच का होता है। ठीक है, मतलब करीबन 13 साल से वो स्टार्ट हो जाता है जो यौन आरंभ है। वो यौन आरंभ में क्या क्या बदलाव आते हैं, क्या क्या चेंजेस आते हैं नर और मादा के अंदर, वो भी हम यहाँ से डिस्कस करेंगे। और मादा के अंदर 12 से 13, मतलब मादा के अंदर मैच्योरिटी जो होती है वो जल्दी आ जाती है, थोड़ा सा नर के मुकाबले में जल्दी आ जाती है। अच्छा, क्या क्या चेंजेस होते हैं थोड़ा सा उसको देख लेते हैं। अच्छा, नर के अंदर अगर आप देखोगे तो दाढ़ी मूछ का ना, दाढ़ी मूछ जो होती है वो उगने लगती है। ठीक है, मांसपेशियां वगैरह जो होती हैं वो मजबूत हो जाती है, कंधे मजबूत हो जाते हैं, भारी आवाज हो जाती है और मोटी आवाज हो जाती है। ठीक है, और जननांग पर बाल उगने लगते हैं, ये आप सभी जानते हैं। ठीक है, ये जो मैच्योरिटी जैसे ही नर प्राप्त करता है तो ये कुछ चेंजेस नर के अंदर होने लगते हैं। सेम मादा के साथ केस होगा। मासिक धर्म, मासिक स्राव, जो पीरियड्स वगैरह होते हैं वो स्टार्ट हो जाते हैं। ठीक है, आवाज कोमल हो जाती है, स्तनों का बढ़ना, स्तन का विकास होने लगता है और आपका लास्ट में जननांग पर बाल उगने लगते हैं। ठीक है, ये वो चेंजेस हैं जब नर और मादा अपनी मैच्योरिटी फेज में होता है। ठीक है, छोटा टॉपिक है आपका, 2 या 3 नंबर के अंदर पूछा जा सकता है कि मनुष्य में यौनारंभ कब से प्रारंभ होता है और इसके अंदर क्या क्या चेंजेस या क्या क्या बदलाव देखने को मिलते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं फटाफट से। ठीक है, एक बार पढ़ लीजिएगा, ये हो जाएगा। अब जो मेन टॉपिक है अब यहाँ से हमारा शुरू होता है। सबसे पहले फर्स्ट ऑफ ऑल हमको पता होना चाहिए कि जनन तंत्र की डेफिनेशन क्या है। ठीक है, जो जनन तंत्र है आपका, इसकी डेफिनेशन क्या है, सबसे पहले हमको ये पता होना चाहिए जनन तंत्र है क्या असल के अंदर। तो देखो फटाफट से देखते हैं एक बार। देखेंगे क्या लिखा हुआ है कि जीव में अंगों व ग्रंथियों का वह समूह। अब जीव का मतलब क्या है जी, मतलब कि मनुष्य। मनुष्य में अंगों व ग्रंथि, भाई अंग भी हो सकते हैं और ग्रंथि भी हो सकती है। बहुत सारे मिलकर के काम कर सकते हैं, ग्रंथि भी बहुत सारे मिलकर के काम कर सकती है। ठीक है, जीवों में अंगों व ग्रंथियों का वह समूह, कौन सा समूह, आगे पढ़ते हैं, जो जनन में, कहा जनन में सहायक होता है, जो जनन में हेल्प करता है। ठीक है, उस अंगों के समूह की बात हो रही है, उस ग्रंथियों के समूह की बात हो रही है, जो जीवों में अंगों में ग्रंथियों का वो समूह जो जनन में क्या करता है, हेल्प करता है, सहायक करता है। क्या कहलाता है आपका, जनन तंत्र कहलाता है। ठीक है, नॉर्मल सी डेफिनेशन थी, ज्यादा इसमें खास कुछ करना नहीं था। ठीक है, अच्छा, अगर हम जनन तंत्र की बात कर रहे हैं, 2 टाइप का होता है, एक नर जनन तंत्र होता है आपका और एक मादा जनन तंत्र होता है। सबसे पहले हम देखेंगे यहाँ पर नर जनन तंत्र। आज हम जो डिटेल में पढ़ेंगे वो नर जनन तंत्र को डिटेल में स्टडी करेंगे। ठीक है, चलिए, तो नर जनन तंत्र क्या है आपका, अंगों व सहायक नलिकाओं व ग्रंथियों का वो समूह। समझ में आ रहा है, अंगों, सहायक नलियों व ग्रंथियों का वो समूह। देखो यहाँ पर 3 शब्द है, एक तो अंग हो गए, अंग मतलब जो हेल्प करेंगे, ठीक है, सहायक नलिकाएं हो गई और ग्रंथि हो गई, 3 चीजें यहाँ पर। इन सभी का वो समूह, कौन सा समूह, जो जनन में, जो नर में, अगर देखो नर जनन तंत्र बोले तो नर में यहाँ पर हमें इस्तेमाल करना पड़ेगा, और अगर मादा जनन तंत्र बोलेंगे तो यहाँ पर नर के स्थान में मादा कर देना, आपकी डेफिनेशन क्लियर हो जाएगी। यहाँ से वापस एक बार देखो, अंगों, यहाँ कोमा लगा लेना, सहायक नलिकाओं व ग्रंथियों का वो समूह जो नर में जनन में सहायक होता है, नर जनन तंत्र कहलाता है। सिंपल सी डेफिनेशन, ज्यादा इसमें खास कुछ करना आपको नहीं था। ठीक है, अच्छा, अब कौन कौन से सहायक जनन अंग है, कौन कौन से ग्रंथियां हैं, उनके बारे में थोड़ा सा डिटेल कर लेते हैं। सबसे पहले फर्स्ट ऑफ ऑल देखो, जो आपका नर जनन तंत्र होता है, अगर मैं आपको दिखाऊं तो 2 पार्ट्स के अंदर डिवाइड होता है। कौन कौन से अंग के अंदर, एक तो आपका सहायक जनन अंग होते हैं। सहायक का मतलब क्या है, जो हेल्प करते हैं।
ठीक है, रिप्रोडक्शन होने में हेल्प करते हैं, जनन में हेल्प करते हैं। और एक प्राथमिक अंग होते हैं जो डायरेक्टली इन्वॉल्व होते हैं। अब प्राथमिक कौन सा है? प्राथमिक के अंदर केवल एक ही अंग आता है आपका, कौन सा? वृषण। ठीक है, या इसको टेस्टिस भी बोल देते हैं। और ये सहायक जनन अंग के अंदर ये सारी चीजें आ जाएंगी। और आप ये जो ग्रंथियां देख रहे हैं ना, ये भी सहायक ही अंग के अंदर आता है, क्योंकि ग्रंथियां इसलिए एक अलग सेपरेशन पार्ट बना करके लिख दिया गया है। अब वन बाय वन करके हम देखेंगे और डायग्राम अच्छे से आपको समझाएगा, अभी मैं आपको दिखाऊंगा। और हर डायग्राम का हर पार्ट को अच्छे से डिटेल में पढ़ेंगे। ध्यान से आप बने रहिएगा, देखते रहिएगा। ठीक है, तो क्या सबसे पहला अधिवृषण क्या है, अभी थोड़ी देर बाद तुमको पता चल जाएगा क्या ये चीजें, जितनी भी चीजें लिखी हुई ना, सब चीजें पता चल जाएंगी। जस्ट आप बने रहिए यहाँ पर। शुक्रवाहिनी, स्खलन वाहिनी, मूत्रमार्ग, सीसन और ग्रंथियां में आपकी तीन है, शुक्राशय, प्रोस्टेट और काउस्टर ग्रंथियां। सारी डिटेल पता चल जाएगी, जस्ट आप बने रहिए। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं फटाफट से। आप इसको एक बार ध्यान से देखिए, ये जो है नर जनन तंत्र का डायग्राम है। अच्छा, एक क्वेश्चन डायरेक्टली 101% बनता ही बनता है। क्या बनता है? या तो मादा जनन तंत्र आपको पूछ लेगा, या फिर आपको नर जनन तंत्र आपको डायरेक्टली पूछ लेगा। इसलिए आपको डायग्राम बनाना आना चाहिए, सभी का नाम लिखना, कौन सी कहां चीज क्या होती है, सभी का लिखना आना चाहिए, ये बहुत जरूरी है। एक क्वेश्चन डायरेक्टली डायग्राम के ऊपर बनते बनता है बायोलॉजी में। ठीक है, तो फटाफट से हम देखो, एक बार ये डायग्राम आपने देख लिया, एक बार मैं स्टेप बाय स्टेप मैंने देखो लिखा हुआ है, आपको दिखा दूंगा। थोड़ा सा हर सारी चीजें लिखी हुई है, वन बाय वन आपको बोलता चलूंगा और आप पढ़ते चलना वहां से, मतलब डायग्राम भी आपको दिखा दूंगा, वो भी आप देखते हुए चलना साथ साथ में। ठीक है, सब कुछ लिखा हुआ है। अच्छा, पहले प्राथमिक जनन की बात कर लेंगे। जो आपका प्राथमिक अंग लिखा होता है ना, देखो ये प्राथमिक जनन अंग जो था आपका, ये क्या था? वृषण था। अब जैसे वृषण है क्या उसके बारे में बात करेंगे। देखो डायग्राम के अंदर अगर मैं आपको दिखा दूं, जो ये वाला पोर्शन है इसको बोलते हैं वृषण। ये जो पोर्शन है ये वाला, ये वृषण पोर्शन, ये वृषण है, टेस्टिस। ठीक है, ये वृषण होता है। इसको लिखना किस प्रकार से है, डेफिनेशन क्या होगी इसकी, वो देखो फटाफट से। देखो क्या लिखा हुआ है, वृषण। सबसे पहले वृषण यह है 2-3 सेंटीमीटर चौड़ा, 2-3 सेंटीमीटर चौड़ाई का, ठीक है, तथा 4 से 5 सेंटीमीटर लंबा अंडाकार आकृति का होता है। देखो भाई, 2 से 3 सेंटीमीटर चौड़ा हो सकता है और अंडाकार आकार का एक होता है, आपको दिखाई दे रहा है। ठीक है, चलो आगे पढ़ते हैं जी। बहुत बढ़िया। जो वृषण होते हैं वो उदर गुहा से बाहर की ओर एक थैलीनुमा संरचना में लटके हुए रहते हैं, इसे वृषण कोश कहते हैं। जैसे देखो ये वाला था, मैं दिखा दूं, हेड टू हेड बताता चलूंगा आपको। ये तो आपका वृषण था। ये जो वृषण है, जो अंडाकार की संरचना है, वृषण है, एक थैली जैसी संरचना में, देखो ये जो आपको दिखाई दे रहा है थैली जैसी संरचना में, इसको बोलते हैं उदर गुहा। मतलब कि बाहर वाली संरचना होती है, ये बॉडी के अंदर नहीं होते हैं, बॉडी के बाहर होते हैं। ठीक है, अब बाहर ही क्यों होते हैं, अंदर क्यों नहीं होते हैं, इसका एक बहुत बड़ा रोल है। अभी जस्ट मैं आगे बताने वाला हूं, 1 मिनट के बाद। देखो फटाफट से, क्यों इनकी जगह बाहर है, अंदर नहीं है। देखो, क्योंकि सबसे देखो, इनका जो मेन काम होता है वृषण का, वो क्या काम होता है? इनका काम होता है शुक्राणु को फॉर्मेशन करना, शुक्राणु को बनाना। ठीक है, और जो शुक्राणु बनते हैं, आप जानते हो जिससे जीवों की उत्पत्ति होती है। ठीक है, शुक्राणु अंडाणु मिलकर के आगे चल करके एक मतलब निर्माण करते हैं बच्चे का। तो कुल मिलाकर के कहानी क्या है कि जो वृषण है वो शुक्राणु का निर्माण करता है। शुक्राणु को निर्माण करने के लिए ज्यादा टेम्परेचर की आवश्यकता नहीं होती है, वो 2 डिग्री से 2.5 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान में ही बनते हैं। इससे ज्यादा होगा या कम होगा तो नहीं बन पाएंगे। ठीक है, और आप जानते हैं कि बॉडी के अंदर ही सिचुएटेड होते तो बॉडी का टेम्परेचर तो काफी होता है। बॉडी का टेम्परेचर 38 सभी डिग्री सेंटीग्रेड से अब इसके आसपास होता है। तो अगर अंदर होते तो फिर इन शुक्राणुओं का निर्माण नहीं होता। इनका निर्माण होने के लिए 2 से 2.5 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान चाहिए होता है, इसीलिए शरीर के बाहर होते हैं। ठीक है, शुक्राणु 2 से 5 2.5 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान में बनते हैं। इसी तापमान के कारण ये क्या होते हैं, बाहर स्थित होते हैं। ये होते हैं मेरे वृषण। अब शुक्राणु बनते कैसे हैं, सारी चीजें देखेंगे, स्टेप बाय स्टेप सारी चीजें देखेंगे। ये लेक्चर नंबर 1 है। इसके अंदर सिर्फ और सिर्फ संरचना की बात की है, संरचना बताऊंगा। और जो हमारा अगला लेक्चर होगा उसके अंदर हम वृषण का अंदर किस प्रकार से पूरा प्रोसेस होता है, शुक्राणु कैसे बनते हैं, कितने पार्ट्स में बनते हैं, वो सारी चीजें देखेंगे वन बाय वन करके। और ये मेरी गारंटी, अगर आपने देख ली तो हैंड टू हैंड याद ना हो जाए तो आप मेरे को बोल देना। ठीक है, अच्छा ये तो मेरा था प्राथमिक अंग, जस्ट आप अपनी लैंग्वेज में लिख सकते हो, मैं कोई ऐसा बड़ा इशू है नहीं है। अब आपका है सहायक अंग। सहायक अंग में सबसे पहला आ जाता है आपका अधिवृषण। अब ये अधिवृषण है क्या, पहले पढ़ लेते हैं, फिर मैं आपको डायग्राम में दिखा दूंगा। ठीक है, देखो ये है लगभग 6 मीटर लंबी, 6 मीटर लंबी समझते हो,
मतलब 6 मीटर, 1 मीटर ये हुआ, ठीक है जी, और फिर 2 3 इस प्रकार से 6 मीटर लंबी पतली सी, बहुत ज्यादा पतली, धागे से ही पतली तथा अत्यधिक कुंडलित, कुंडलित मतलब समझते हो, मतलब इस प्रकार से, देखो इस प्रकार से कुंडलित, ऐसे 6 मीटर ऐसी थोड़ी आ जाएगी, समझ लो, तो कुंडलित अवस्था में नलिका से बना हुआ होता है, ठीक है। यह है लगभग 6 मीटर लंबी पतली तथा अत्यधिक कुंडलित नलिका से बना हुआ होता है। देखो मैं दिखा देता हूं आपको, ये आपको दिखाई दे रहा, ये जो आपको येलो से दिखाई दे रही है, ये पोर्शन बिल्कुल कुंडलित है, कुंडलित, और ये जुड़ा हुआ है वृषण से, ये जो है वृषण से जुड़ा हुआ है, ठीक है। और इसको हम क्या बोल रहे हैं, अधिवृषण बोल रहे हैं, क्या बोले, अधिवृषण, 6 मीटर लंबी, ठीक है। और पढ़ते हैं जी, आ जाओ, देखेंगे, यह है वृषण के अग्र, अग्र को मतलब ऊपर, ठीक है, तथा भीतरी भागों से चिपकी हुई रहती है। अभी मैंने आपको दिखाया ना, देखो ये आपका वृषण हुआ, इस वृषण से ये जॉइंट है, यहाँ पे जॉइंट होती है इस प्रकार से, ठीक है। इसे 3 भागों में बांटा जा सकता है। अब ध्यान से थोड़ा सा मैं इसको जो है समझाने की कोशिश करूंगा। देखो जैसे आप, ये वृषण हुआ, इस वृषण के यहाँ क्या है, ये अधिवृषण है, इसको तुम 3 भाग के अंदर बांट सकते, 3 भाग के अंदर। कौन कौन से 3 भाग है, कैपट एपिडीडाइमस, कैपट एपिडीडाइमस, कोडा एपिडीडाइमस और कोपर्स एपिडीडाइमस। अब ये है क्या, जो कैपट एपिडीडाइमस है वो इस जो आपका अधिवृषण है इसका सबसे टॉप पार्ट, मैं दूसरे कलर से बना दूंगा, ये हाँ ये जो सबसे टॉप, देखो इसमें 3 भाग में डिवाइड करते हैं इस प्रकार से, एक ये वाला भाग, ये सबसे टॉप का भाग है, शीर्ष भाग है, ये मध्य भाग है, और ये वाला आपको कौन सा भाग है बताओ, पश्च भाग है, पीछे का भाग है। जो सबसे शीर्ष भाग है, ये वाला भाग है, इसको तो हम बोलते हैं कैपट एपिडीडाइमस। जो आपका कोडा एपिडीडाइमस होता है कुछ भाग बनाता है, पूछ मतलब सबसे नीचे वाला पोर्शन ये वाला, ठीक है। और जो कोपर्स एपिडीडाइमस होता है ये मध्य भाग होता है, ये मध्य भाग, ये समझ में आ गया। जो अधिवृषण है आपका वो 3 भाग के अंदर बटा होता है, सिर्फ आपको नाम देख पता होने चाहिए, दिखना आना चाहिए। कैपट एपिडीडाइमस जो शीर्ष भाग होता है, कोडा एपिडीडाइमस जो कुछ भाग बनाता है, और कोपर्स एपिडीडाइमस जो मध्य भाग बनाता है। इतनी बात वही समझ में आ जाती है सभी की, क्लियर है, ठीक है। चलेंगे जी, अधिवृषण हो गए, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है जी शुक्रवाहिनी। अच्छा मैं आपको जो है ये डायग्राम में मैंने दिखा दिया, ठीक है। आप शुक्रवाहिनी देखिए, शुक्रवाहिनी है कहाँ, डायग्राम में दिखाता हूँ पहले एक बार, फिर अच्छे समझ में आएगा एक बार। देखो शुक्रवाहिनी किसकी बात हो रही थी, शुक्रवाहिनी इसकी बात हो रही है, कहाँ है शुक्रवाहिनी आपकी, देखो देखो शुक्रवाहिनी नहीं लिखी है ना इसमें, देखो ये शुक्रवाहिनी, ये शुक्रवाहक नलिका जो आपका लिखा हुआ है ना, यही शुक्रवाहिनी, ये शुक्रवाहिनी जो आपको दिखाई दे रहा है, ये शुक्रवाहिनी। अब ये कैसे कैसे ज्वाइंट है, ध्यान से देखना। ये शुक्रवाहिनी डायरेक्टली ज्वाइंट होती है कहां से, शुक्राशय से, ठीक है। और इसका डायरेक्टली ज्वाइंट होता है वृषण से। अब कैसे कैसे क्या है पढ़ते हैं, वहां से हो जाता समझ में आ जाएगा। आपने इसकी स्थिति देख ली, शुक्रवाहिनी है कहाँ, शुक्रवाहक नलिका भी बोल देते हैं, शुक्रवाहिनी बोल देते हैं, बात आ जाओ। क्या लिखा हुआ है जी, प्रत्येक वृषण के कोडा एपिडिडाइमस से लगभग 40 मीटर लंबी शुक्रवाहिनी निकलकर उदर गुहा में प्रवेश करती है। इसका मतलब क्या है, प्रत्येक वृषण, अब 2 वृषण होते हैं, एक जोड़ी वृषण होते हैं, कि कोडा एपिडाइमस, कौन सा ये भाग है, शीर्ष भाग से लगभग 40 सेंटीमीटर लंबी शुक्रवाहिनी निकलेगी और निकल करके उदर गुहा में प्रवेश करती है। देखो आपको दिखाई देता, ये आपको दिखाई दे रहा है अधिवृषण, अधिवृषण सबसे टॉप का भाग ये है। इसे टॉप भाग से शुक्रवाहिनी निकलेगी और 40 मीटर लंबी लगभग होती है, और उदर गुहा के अंदर प्रवेश करेगी, बॉडी के अंदर प्रवेश करेगी, ठीक है। चलो शुक्रवाहिनी हो गया, ठीक है। नेक्स्ट आ जाओ, अब आ जाओ स्खलन वाहिनी। स्खलन वाहिनी क्या होती है जी, पढ़ लो फिर मैं आपको दिखा दूंगा। शुक्राशय से निकलकर 2 छोटी पतली वाहिनियां प्रोस्टेट ग्रंथि से होकर मूत्र मार्ग में खुलती है, जिन्हें स्खलन वाहिनियां कहते हैं। आ जाओ मैं दिखा देता हूं एक बार, स्खलन वाहिनी कौन सी होती है आपकी, देखो ये आपकी स्खलन नलिका है, ये वाला जो पोर्शन है ये वाला, ये स्खलन नलिका है। ये कहां से जुड़ी हुई है, कहां से निकल रही है, ये निकल रही है शुक्राशय से। एक शुक्राशय ग्रीन कलर का आपको दिखाई दे रहा है, एक शुक्राशय ग्रीन कलर का आपको ये दिखाई दे रहा होगा। तो यहां से आपकी पतली सी एक नलिका निकलती है, जो आगे चल करके, अब ध्यान से देखना, ये प्रोस्टेट ग्लैंड, जो प्रोस्टेट ग्रंथि है, इसमें को होकर के भी निकल रही है और आगे चल करके एक ही रास्ता बना रही है। मतलब कि कुल मिलाकर के ये है, देखो बस हम स्खलन नलिका पढ़ रहे हैं ना, तो स्खलन नलिका जो आपकी होती है शुक्राशय से निकलती है, केवल उनकर देखो शुक्राशय से निकल रही है।
और आगे चल करके एक हो जाएगी। और कहाँ है, देखो ब्लू पार्ट आपको दिखाई दे रहा है वाला ब्लू पार्ट, ये क्या है, प्रोस्टेट ग्रंथि है। कौन सी ग्रंथि, प्रोस्टेट। जो स्खलन वाहिनी है वो प्रोस्टेट ग्रंथि से ही निकलती है, में को होकर के निकलती है। वैसे निकल कहां से रही है, शुक्राशय से निकल रही है। ठीक है, अब देखो ये लिखा हुआ होगा यहाँ पे, देखो शुक्राशय से निकल, तो शुक्राशय से निकली है जी, ठीक है। जो छोटी 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 होती पतली वाहिनी प्रोस्टेट ग्रंथि से होकर के जा रही है और मूत्र मार्ग में खुलती है, जिन्हें क्या बोल रहे हैं, स्खलन वाहिनियां कहते हैं। सिंपल, ठीक है। अब आ जाओ मूत्र। अब मूत्र मार्ग क्या है जी, मूत्र मार्ग लगभग 20 सेंटीमीटर लंबा होता है। इससे मूत्र भी, शुक्राणु भी, शुक्राशय स्राव भी बाह्य निकलते हैं। मूत्र मार्ग सीसन के शीर्ष पर मूत्रोजनन छिद्र द्वारा खुलता है। आ जाओ थोड़ा सा एक बार डायग्राम पर चलते हैं, मूत्र मार्ग दिखाते हैं, सीसन क्या है वो भी आपको बता देते हैं। देखो यहां से इन शुक्राशय से आपको क्या निकला, स्खलन नलिका, स्खलन नलिका प्रोस्टेट ग्रंथि से होकर के जा रही है और आगे चल करके ये मूत्र मार्ग में जाकर के मिल जाती है। देखो ये अब ये मूत्र मार्ग, ये क्या है, मूत्र मार्ग। और जो मूत्र मार्ग है ये कहाँ, सीसन में को होकर के आ रही है। ये पोर्शन जो है सीसन है, क्या है जी, सीसन है। और यहाँ पर क्या होता है, मूत्रोजनन छिद्र होता है, मूत्रोजनन छिद्र। ठीक है, तो यहाँ मूत्रोजनन छिद्र से होकर के ही मूत्र भी, जो शुक्राणु होंगे, देखो शुक्राणु इस जगह पे बनते हैं, यहाँ इस जगह बनेंगे। और जब उत्तेजित भावना होती है तो शुक्राणु यहाँ से निकल करके इन शुक्राशय में को होकर के आएंगे और शुक्राशय से भी कुछ लिक्विड मिलता है, पढ़ेंगे शुक्राशय क्या है, ये 60% का आसपास बनाता है वीर्य का। और यहाँ से होकर के फिर वो इस नली में को होकर के आते हैं और यहाँ इजैकुलेट हो जाता है। ठीक है, पढ़ते हैं भाई, जवाब। ठीक है, मूत्रमार्ग समझ में आ गया, 20 सेंटीमीटर लंबा होता है। इससे मूत्र भी, शुक्राणु भी, शुक्राशय स्राव सब कुछ इसी निकलता है। मूत्रमार्ग सीसन के सिर पर मूत्रोजन छिद्र द्वारा खुलता है। आगे आ जाओ सीसन। अब सीसन क्या है मैंने आपको दिखा दिया, सबसे बाह्य जनन अंग है। यह मनुष्य के बाह्य जनन अंग का प्रतिनिधित्व करता है। यह बेलनाकार नर मैथुन अंग है। इसमें संयोजी उत्तक की 3 पट्टिकाएं होती है, समझ रहे हो, संयोजी उत्तक की 3 पट्टिकाएं होती है, जिसमें से 2 कोरपोरा कैवर्नोसा बोल देते हैं, 2 कोरपोरा कैवर्नोसा बोल देते हैं और 1 कोरपोरा स्पियोंजी ओसम। 2 तो कोरपोरा कैवर्नोसा है और 1 है स्पियोंजी ओसम। इनका क्या काम होता है, थोड़ा सा मैं बता देता हूं। इनका जो काम होता है ये होता है, जब उत्तेजना भावना होती है तो उस समय पे ये कुछ बॉक्स के टाइप होते हैं। जैसे उत्तेजना भावना आएगी तो इन बॉक्स में जो ब्लड है वो आकर के भर जाता है, और जैसे वो आकर के भरेगा तो जो सीसन है वो सख्त हो जाता है, थोड़ा सा हार्ड फेस में आ जाता है। ठीक है, अन्यथा जब उत्तेजना भावना नहीं है तो उस समय में ब्लड नहीं होता है, और ब्लड नहीं होता वो सिकुड़न की फेस में होता है। ठीक है, तो ये 2 पोर्शन हो गए। और सीसन का शिखर भाग सीसन मुंड कहलाता है। जो सबसे बाहरी भाग था वो क्या कहलाता है, सीसन मुंड। देखो मैं एक बार आपको शो करा देता हूँ, ये पोर्शन जो होता है सीसन मुंड है ये। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। अब आ जाओ ग्रंथियां की बात कर लेते हैं। अब ग्रंथि हमारी अल्टीमेटली है कौन कौन सी, ये आपने अंग देख लिए। अब ग्रंथि की बात कर लेते हैं, थोड़ा ध्यान से पूर्वक समझना। शुक्राशय सबसे ऊपर ध्यान है ना आपको, ग्रीन कलर की दिखाई दे रही थी, ग्रीन कलर की इस प्रकार से। ठीक है, जिससे स्खलन नलिका आगे चल करके निकलेगी और एक बन जाएगी आगे चल करके। ठीक है, आ जाओ। यह है मूत्राशय के पीछे स्थित एक द्विपालित थैलीनुमा संरचना होती है। ठीक है, जो चिपचिपा द्रव स्रावित करती है। ठीक है, यह द्रव वीर्य का 60% भाग बनाती है। यही मेन चीज है, शुक्राशय जो होता है 60% बनाता है वीर्य का। ठीक है, कितना, 60%। अब वीर्य है क्या चीज, ये वीर्य, वो इस वीर्य के अंदर शुक्राणु होते हैं। ये वीर्य जो होता है काफी चीजें मिलकर के बनता है। इसके अंदर ग्लूकोज वगैरह, शुक्राणु वगैरह काफी चीजें होती है। तो 60% जो है वो शुक्राशय बना लेता है। इसमें फ्रक्टोज मिलता है, शर्करा मिलती है, सेमिनोजेलिन प्रोटीन होती है, और सेमिनोजोलिन प्रोटीन जो होता है वो वीर्य को गाढ़ा करने का काम करता है। किसका काम करता है, गाढ़ा करने का। फ्रक्टोज शर्करा शुक्राणुओं को ऊर्जा प्रदान करता है। जो फ्रक्टोज शर्करा वगैरह होती है इस वीर्य के अंदर, व्हाइट कलर का ये होता है। तो इसके अंदर जो फ्रक्टोज शर्करा होती है वो क्या काम करती है, इन वीर्य को, जो इसके अंदर शुक्राणु है उसको ऊर्जा प्रदान करती है। ठीक है, और जो सेमिनोजोलिन प्रोटीन है वो क्या काम करता है आपका, वो वीर्य को गाढ़ा बनाता है। ठीक है, समझ में आ गया शुक्राशय। नेक्स्ट पॉइंट पढ़ते हैं, प्रोस्टेट ग्रंथि। प्रोस्टेट ग्रंथि क्या है जी, मूत्राशय के आधार पर एक प्रोस्टेट ग्रंथि स्थित होती है जो हल्का
अम्लीय सफेद रंग का तरल स्रावित करती है, जो वीर्य का लगभग 25 से 30% भाग बनाता है। ठीक है, इस तरल में शुक्राणु गतिशील रहते हैं जी। आ जाओ, मैं एक बार ट्राइग्राम में दिखाता हूँ। प्रोस्टेट को सबसे मेन चीज ये होती है भाई, प्रोस्टेट ग्लैंड तो सबसे मेन तो नर के अंदर ही मिलती है, मादा के अंदर नहीं मिलती। देखो ये वाली ब्लू कलर की आपको दिखाई दे रही है, प्रोस्टेट ग्लैंड है। ये प्रोस्टेट ग्लैंड क्या होती है, ये शुक्राणु को गतिशील लगती है। जैसे ही शुक्राणु जाएगा यहाँ से तो गतिशील होकर के जाएगा, तो यहाँ से निकलेगा। देखो यहाँ से केवल शुक्राणु निकलते हैं, शुक्राणु ऐसे निकलेगा निकलेगा निकलेगा। शुक्राणु की संरचना देखेंगे, शुक्राणु होता कैसा है असल में, तो यहाँ कर कुछ लिक्विड मिलेगा, मतलब 60% वीर्य का 60% होगा लिक्विड वगैरह, वो यहाँ से मिलता है। अब यहाँ से आगे आने के बाद इसमें कुछ ऐसे कंपाउंड मिलेंगे जो प्रोस्टेट ग्लैंड जो छोड़ेगा, रिलीज करेगा, जो इसको गतिशील बनाएगा, इसको शुक्राणु को। ठीक है, देखो ये प्रोस्टेट ग्रंथि है और ये शुक्राशय, ये 60% भाग बना रहा है और ये वीर्य का 20 से 25% भाग बनाता है। ठीक है, गतिशील बनाता है। आगे बढ़ रहे हैं, फिर इससे जो तीसरे नंबर की हमारी ग्रंथि है वो है बल्बो यूरेथ्रल ग्रंथि। ठीक है, एक बार देख लेते हैं इसको थोड़ा सा। ये कॉपर्स ग्रंथियां होगी, हाँ कॉपर्स ग्रंथियां। ठीक है, इसी को बोलते हैं बल्बो यूरेथ्रल ग्रंथि बोल देते हैं इसको। ठीक है जी, आ जाओ कॉपर्स ग्रंथि में आ जाओ। मनुष्य में एक जोड़ी कॉपर्स ग्रंथियां पाई जाती हैं। ये ग्रंथियां बल्बोरेथ्रल ग्रंथियां भी कहलाती हैं। ये ग्रंथि गाढ़े क्षारीय द्रव का स्रावन करती है। यह यूरेथ्रा में मूत्र की अम्लता को समाप्त कर देता है। इसका मतलब ये है कि जो मूत्र जो होता है उसके अंदर वो अम्लीय एसिडिक होता है, तो उस एसिडिक को क्षारीय में कन्वर्ट कौन करता है, ये वाली ग्रंथि जो कॉपर्स ग्रंथियां होती हैं, ये क्या काम करती हैं, ये क्षारीय द्रव को स्रावित कर देती है। अब एक बार टोटल एक बार मैं डायग्राम लेता हूं, आपको पूरा एक बार रिवाइज कराता हूं जो भी हमने आज पढ़ा है। क्या आपका डायग्राम था मनुष्य का। ठीक है, इसके अंदर सबसे पहले हमने क्या देखा बताओ। इसके अंदर में सबसे पहले ये देखा प्राथमिक जनन क्या था, ये आपको उधर गुहा से बाहर लटका होता है, इस ये एक अंडाकार संरचना का होता है। ठीक है जी, ये क्या है, प्राथमिक जनन। फिर हमने सहायक जनन अंग देखे। सहायक में अधिवृषण था, 5-6 मीटर लंबी थी, 3 भाग में था, वो सब हम देख लेते। ठीक है, अच्छा फिर अगला क्या था, शुक्रवाहिनी या शुक्रवाहक नलिका। ये अधिवृषण के ऊपर वाले कोडा एपिडिडाइमिस से निकल करके कहाँ जाती, शुक्राशय में, और शुक्राशय तक ये जा रही थी और 40 सेंटीमीटर के आसपास की लंबी थी। और फिर उसके बाद क्या था आपका स्खलन नलिका। स्खलन नलिका जो थी वो शुक्राशय से निकल करके, तो पतली नलिका थी, वो निकल करके जाती थी और प्रोस्टेट ग्लैंड से होकर के, प्रोस्टेट ग्रंथि से होकर के वो मूत्र मार्ग में जाकर के मिली। ठीक है जी, फिर उसके बाद हमने देखा क्या, मूत्र मार्ग देखा। मूत्र मार्ग जो होता है 40 सेंटीमीटर लंबा होता है और ये सीसन में जाकर के खुलता है। इसके आगे क्या होता है, एक मूत्र द्वार होता है। ठीक है, छिद्र। अच्छा फिर क्या था आपका शीशन। शीशन क्या होता है आपका, शीशन के अंदर अगर देखेंगे तो कुछ संयोजी उत्तक पाए जाते हैं। मैंने आपको बताया कि जैसे ही उत्तेजना भावना आएगी तो जो ब्लड होता है वो शीशन के अंदर भर जाता है, जिसकी वजह से ये शीशन सख्त हो जाता है। ठीक है, और जैसे उत्तेजना भावना साफ हो जाती है तो ये नॉर्मल अपनी अवस्था में आ जाता है। ठीक है, बाकी और चीज हम देखते हैं। शीशन मूल सबसे बाहरी भाग होता है और ये ग्रंथि शुक्राशय काम क्या होता है, 60% बनाता है वीर्य का। प्रोस्टेट ग्लैंड क्या होता है, ये शुक्राणु गतिशील करके रखता है। ठीक है जी, और बल्बोरेथ्रल क्या मतलब होता है, ये क्षारीय माध्यम बनाता है। क्या बनाता है, क्षारीय माध्यम। तो भैया आई होप आपको अच्छे समझ में आया होगा, सारा का सारा डायग्राम आपने अच्छे समझा होगा। ये आज का टॉपिक हम इतने रखेंगे, नर जनन तंत्र का संरचना। अच्छे से इसको देखना, लिख करके देखना, अच्छे से समझ में आ जाएगा आपको। और जितने भी नोट्स है, एक बार आप अगर स्क्रीनशॉट लेना है तो सभी का आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो मैं आपको जो है ये, तो आप स्क्रीनशॉट लेना चाहो तो ले सकते हैं। ये सब कुछ आपका बिल्कुल सिंपल भाषा में लिखा हुआ है, जस्ट पढ़ोगे जस्ट ऐसे ही समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो भाई तो आई होप बच्चों आपको अच्छे समझ में आ गया होगा। तो अब हम जो कल के लेक्चर में लेकर के आएंगे, इससे आगे का पार्ट लेकर के आएंगे, जो प्रश्न को हम देखेंगे, पूरा डिटेल करेंगे, डिटेल में उसको ओपन करेंगे, किस प्रकार शुक्राणु का निर्माण होता है, कैसे कैसे आगे की प्रक्रिया होती है, सारी चीजें हम डिटेल में देखेंगे। तो आप बने रहिएगा हमारे साथ। और यदि आपको अच्छे समझ में आ गया है तो अपने दोस्तों के साथ इसको आगे बढ़ा सकते हैं। ठीक है, तो मिलते हैं अगली